मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल। और पिछले 3 वीडियो में हमने पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट की बात करी थी। हम लोगों ने फजान्स रूल को पढ़ा था। एंड गाइस, विद दैट वीडियो अगर आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ो और उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी लेवल का तो कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, आप जेई और नीट लेवल के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब प्रैक्टिस आप लोगों के हाथ में। हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो अपनी प्लानिंग चल रही है कि मैं कुछ यूट्यूब पर ही आप लोगों को डीपीपीस प्रोवाइड करूं, कुछ यूट्यूब पर ही आप लोगों के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। और उसके लिए हम लोग लाइव सोच रहे हैं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी उसके लिए भी आपको कुछ न्यूज़ मिल जाएगी। एंड सब कुछ यूट्यूब पर होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पूरा जेई नीट का प्रिपरेशन भी हमारे एनसीईआरटी की तरह ही फ्री ऑफ कॉस्ट करने की प्लानिंग चल रही है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा पर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसे बोला जाता है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर VSEP R stands for repulsion theory. So this theory is called as VSEPR theory. VSEPR theory, where V stands for valence, S stands for shell, E stands for electron, P stands for pair, R stands for repulsion. So it is VSEPR theory, valence shell इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। याद करेंगे लुईस कॉसेल के कंसेप्ट को। लुईस कॉसेल ने हम लोगों को सिर्फ यह बताया था कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इसलिए कि एक एटम अपने वैलेंस शेल को पूरा करके स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई कर ले। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। उन्होंने बोला था मॉलिक्यूल बनता क्यों है, लेकिन यह नहीं बता पाए थे लुईस एंड कोसेल कि आपका मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। आप मेरी बात को इजी तरीके से समझ पा रहे हो। सो बेसिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, this theory will deals with this theory deals with the shape of the molecules, with the shape of the molecules। ये मॉलिक्यूल्स के शेप के ऊपर डिपेंड होगी। ये आप लोगों को बताएगी कि एक मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। आप लोगों को ये तो पता ऑलरेडी चल ही चुका है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, लेकिन ये थियरी आपको बताएगी कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नाउ सर, ये थ्योरी काम कैसे करेगी? तो इसका पूरा का पूरा वर्किंग, इस थ्योरी का पूरा जो पोस्टुलेट्स है या ये थ्योरी किस चीज पर बेस्ड है, सब कुछ इसके नाम में छुपा हुआ है। अगर आप इसके नाम को क्रैक कर लो, आप लोगों को VSEPR थ्योरी पता चल जाएगी। चलिए आप और मैं मिलकर इसे क्रैक करते हैं। जैसे अभी हम लोग कुछ टाइम के बाद जेई और नीट क्रैक करने वाले हैं, हम स्कूल एग्जाम्स को फोड़ने वाले हैं, वैसे इस थ्योरी के नाम को फोड़ते हैं। पहला नाम पढ़िए वैलेंस, दूसरा नाम पढ़िए शेल। मतलब हम लोग सब ये बात समझ चुके हैं, लुईस कॉसेल भी हमें बता चुके थे कि जब कभी भी मॉलिक्यूल बनता है तो एटम का वैलेंस शेल ही इन्वॉल्व होता है। एटम का वैलेंस शेल ही इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर ये थ्योरी भी क्या बोल रही है? वैलेंस शेल, यानी हर एटम का कौन सा शेल? वैलेंस शेल। यानी वैलेंस शेल ही क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। मॉलिक्यूल का शेप भी किस पर डिपेंड करेगा? वैलेंस शेल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वैलेंस शेल के अंदर कौन मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यह बात लुईस कॉसेल भी समझा चुके थे। देखो आपका बेसिक कितना मजबूत हो गया है। आप लोगों को यह बात लुईस कॉसेल पहले ही समझा चुके थे
कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में मौजूद होते हैं। और पेयर भी कितने तरीके के बताए थे? 2 तरीके के पेयर बताए थे। पहला पेयर था बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग करी है। और दूसरा पेयर होता है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद है। अब क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, आई रिपीट, हर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीचों में, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और जब रिपल्शन होता है तो क्या होता है आप खुद सोचो। अगर मैं आपको एक बहुत ज्यादा कंजेस्टेड बस में चढ़ा दूं, एक ऐसी बस जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का है, तो और आप ऐसे खड़े हुए हो, एक छत पे एक रॉड लगी होती है, आप उस रॉड को पकड़ के खड़े हुए हो, आपको पीछे से एक अंकल धक्का मार रहे हैं, आपको आगे से एक अंकल धक्का मार रहे हैं, तो अब आपको क्या हो रहा है? रिपल्शन लग रहा है, पीछे से भी धक्का आ रहा है, आगे से भी धक्का आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? आप उन दोनों को सालो हट हट हट, उनको क्या करोगे? आप उनको भी धक्का मारोगे, साले धक्का देता है हट, साले धक्का देता है हट। हाँ, कोई लड़की हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको कोई अंकल धक्का मार रहे हो तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, आप दोगे उनको एक मुक्का। क्यों? आपको जगह चाहिए। और अगर इस बीच एक सीट खाली हो जाती है तो आप क्या करोगे? दौड़ लगा दोगे उस सीट पर बैठने के लिए। मतलब जिसको भी रिपल्शन फील होता है, जिसको भी धक्का मुक्की, कंजेस्टेड, भीड़ भड़क्का दिखता है, वो ऐसी कोशिश करता है कि वो थोड़ी सी अपने आसपास स्पेस बना ले, थोड़ा सा अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर ले जाए जहां पर रिपल्शन कम हो। तो जब वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रिपल्शन लगता है तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं और गाना गाते हैं, ये दूरियां। समझ में आ रही बात? ये क्या करते हैं? ये दूरी बना लेते हैं, ये एक दूसरे से स्पेस में 3 डायमेंशनली एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। और जब ये दूर दूर चले जाते हैं, तो एक 3 डायमेंशनल शेप का फॉर्मेशन करते हैं, और वही शेप आपके मॉलिक्यूल का होता है। और मेरे ख्याल से हम लोगों को यही पढ़ना था, तो हमें इसके अंदर यही देखना है कि एक मॉलिक्यूल किस तरीके से रिपेल करता है और एक शेप को फॉर्म करता है मॉलिक्यूल का। क्या इतना पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर भाई नॉलेज है, ले लो। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय साइडविक and Powell. This theory was given by Sidgwick and Powell in 1940, and this theory was updated by Neum and Gillespie in 1957। यानी ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी साइडविक एंड पोवेल ने 1940 के अंदर, और इसको बाद में गिलेस्पी एंड नियोम ने अपडेट किया था। वो क्या किया था वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो क्या इसको पढ़ना स्टार्ट करें? चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट द मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के कुछ मेजर पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला पोस्टुलेट हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले वो ये है। एक बात ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं अमोनिया की, तो आप लोग जब अमोनिया को बनाते हो तो आप लोग नाइट्रोजन बीच में रखते हो, और इसके बाद आप लोग कोशिश करते हो कि इस तरीके से हाइड्रोजन को रखें। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि हर मॉलिक्यूल के बीच में एक एटम होता है जिसे आप लोग सेंट्रल एटम बोलते हो। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का शेप उसके सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज प्यारे बच्चों, इस बात का आप लोग हमेशा ख्याल रखना। बट सर, अगर मॉलिक्यूल HF, HCl, NaCl ऐसा हो गया तो जिसके अंदर सिर्फ 2 ही एटम है, तो एक बात बताओ ना, ये Na और ये Cl,
ये H, ये Cl, इनका क्या शेप है? लीनियर। भाई लीनियर हो गए, एक सीधी लाइन है, इनका कोई शेप डिस्कस करने की जरूरत है क्या? नहीं। शेप तो किसका डिस्कस करेंगे? जिसमें 3 एटम्स हो या 3 से ज्यादा एटम हो। 2 एटम के मॉलिक्यूल का कभी शेप डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती, वो तो हमेशा क्या होता है? लीनियर ही होता है। तो जब 2 एटम होंगे तो लीनियर शेप है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर 3 एटम 4 एटम आ गए तो वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटर एटम कौन है। जो सेंट्रल एटम है उसी के ऊपर मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो हम लिखना स्टार्ट करें तो हम यहां पर लिखेंगे दैट शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है दैट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल will depend upon the number of bonding, and non-bonding electron pairs, bonding and non-bonding electron pair present in the valence shell of the central atom, वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने बॉन्डिंग और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, यानी कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके ऊपर यह शेप डिपेंड करेगा। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एज द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑल नेगेटिव या ऑल नेगेटिवली चार्ज, यानी कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, भले ही वो बॉन्डिंग हो या भले ही वो नॉन बॉन्डिंग हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर सब कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज है। हेंस will repel each other, hence will repel each other, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? hence they will repel each other in the valence shell, ये सब एक दूसरे को वैलेंस शेल में क्या करेंगे? इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा, सब एक दूसरे को वैलेंस शेल के अंदर रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से क्या होगा? in order to reduce the repulsion, these electron pairs will tends to move away from each other in such a way that they have minimum repulsion between them, मतलब रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए, रिपल्शन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दूर क्यों चले जाएंगे भाई? जितना दूर जाएंगे उतना इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा, और जितना रिपल्शन कम होगा ये उतना ज्यादा खुद को स्टेबलाइज कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? फोर्थ पॉइंट। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा शेप है जिसमें सिमेट्री सबसे ज्यादा है? या मैं कहूं सिमेट्री नाम की कोई चीज नहीं है, वो सब तरफ से एक जैसा है। ऐसा कौन सा शेप है जो सब तरफ से एक जैसा है? वो सिर्फ एकमात्र ऐसा शेप है, वो है स्फेरिकल। जहां से देखो वहां से वैसा होता है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा एक प्रॉपर सिमेट्रिकल शेप है, स्फेरिकल बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया शेप है भाई, चारों तरफ से एक जैसा है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब में तो एजेस आ जाती हैं, है ना, हेक्सागन, ये सब बड़े अलग अलग टाइप के शेप से, इनकी अलग अलग पोर्शन से अलग अलग इनके शेप होते हैं, इनकी सिमेट्री अलग अलग होती है। तो यहां पर हम लोगों ने, क्योंकि स्फेरिकल शेप एक बहुत अच्छा शेप माना जाता है, इसलिए एटम के शेप को स्फेरिकल मान लिया है। तो हम बोलेंगे एज वी कंसीडर
as we consider the shape of central atom is spherical, the electron pair arrange themselves around the spherical central atom, यानी कि जो आपका सेंट्रल एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से, सेंट्रल एटम के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अपने आप को अरेंज करेंगे। और एक खास बात, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम की बात चल रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात चल रही है ये सिर्फ सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर की बात चल रही है और किसी के नहीं। मतलब आप ये मत सोचना कि ये नाइट्रोजन से अगर ये हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर की बात चल रही है, नहीं, यहां पर सारी बात नाइट्रोजन को ध्यान में रख के चल रही है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो वो अपने आप इस पॉइंट के अंदर आ गए। आप लोगों का पूरा फोकस सेंट्रल एटम पर होना चाहिए, आपको अभी उससे जुड़े हुए दूसरे एटम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्या यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है? क्या यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है? इधर के 2 पॉइंट क्या मैं रब कर सकता हूं? क्या मैं इधर के 2 पॉइंट रब कर सकता हूं? फटाफट से देख लो तो, ताकि मैं इसको रब कर सकूं। ठीक है, रब करें इसको, आगे बढ़े। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, जो स्फेरिकल शेप होता है ना, इसको स्फेरिकल शेप मानने का एक कारण और है, क्योंकि स्फेरिकल शेप में आप मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहां पर अपन पोस्टुलेट लिख लेते हैं। लेट्स राइट पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एस द सेंट्रल एटम इज स्फेरिकली शेप, as the central atom is spherical in shape, it can provide maximum distance to the electron pairs so that they can separate or move away, so that they can separate or move away from each other, separate or move away from each other and achieve maximum distance, मतलब स्फेरिकल शेप होने की वजह से जो सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सब एक मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर सकते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम पॉइंट तक दूर जा सकते हैं और अचीव कर सकते हैं स्टेबिलिटी को। जितने दूर होंगे उतनी स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे। पहले इतने पॉइंट्स नोट कर लो, फिर पॉइंट 3 और 4 को रब करके हम बचे हुए 2 पॉइंट्स और लिखते हैं। फटाफट लिखो इसको प्यारे बच्चों। करे रब मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? हाँ, अच्छी बात है। चलिए, पोस्टुलेट नंबर 5 के बाद पोस्टुलेट नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीएसईपीआर थ्योरी कहती है कि भैया एक बात ये ध्यान रखो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल डिस्कस करूं, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, OH और R, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां तो सर सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सर यहां तो डबल बॉन्ड आ गया। तो इस डबल बॉन्ड वाले का क्या करें? क्योंकि देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने OH के साथ शेयर कर लिया, एक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेट से इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो ये आपके कार्बन का सर ऑक्टेट तो पूरा हो गया,
और इस कार्बन के पास में ये भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है। मतलब आपके इस COOH के पास HCOOH के पास में 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है। लेकिन सर लफड़ा ये है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के पास में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां पर एक डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड का हम लोग क्या करें? तो VSEPR कहती है अगर डबल बॉन्ड हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसे एक सुपर बॉन्ड की तरह कंसीडर करो, मतलब एक सिंगल सुपर बॉन्ड की तरह कंसीडर करो। इसको आपको अलग अलग बॉन्ड समझने की, अलग अलग बॉन्ड लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बस बोलो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सुपर बॉन्ड है बस, और कोई चिंता वाली बात नहीं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो यहां पर VSEPR के हिसाब से कोई मल्टीपल बॉन्ड होता ही नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात भी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 6 होता है दैट एज पर VSEPR थ्योरी द डबल बॉन्ड, अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या कभी किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड हो, सो एज पर VSEPR थ्योरी द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम या डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द सेंट्रल एटम is considered as one सिंगल सुपर बॉन्ड। ये एक सिंगल सुपर बॉन्ड माना जाएगा, यानी आपको वहां पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि ये डबल बॉन्ड की वजह से शेप में कोई असर पड़ेगा। नहीं, अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो फिर तो उनकी मजबूरी है पास पास रहना, फिर वो अपने हिसाब से दूरी थोड़ी बना पाएंगे। आप मेरी बात समझो, ये एक एटम है और ये एक एटम है। अब इन दो एटम ने डबल बॉन्ड होल्ड कर रखा है। अब ये डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन वाला कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि ये चाहे भी तो एक दूसरे से रिपल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एटम ने इनको यहां से होल्ड कर रखा है। आप समझ रहे हो? यहां से एक एटम ने और यहां से एक एटम ने इसको टाइटली पकड़ लिया है। अब ये चाहे भी तो रिपल नहीं कर सकते, और अगर रिपल नहीं कर सकते तो इनको फोकस में लेने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को फोकस में लेना है जो रिपेल करे। हाँ, इन दोनों की वजह से आसपास वाले जो डबल बॉन्ड या आसपास वाले जो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड हैं, आसपास वाले जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, वो जरूर रिपल्शन फील करेंगे। तो इन डबल बॉन्ड की वजह से अगर यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर है या यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो रिपेल फील करके इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। ये दोनों तो पास पास ही रहेंगे, तो इनके बीच में कोई रिपल्शन या कोई लफड़ा पालने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप उसको एक सिंगल बॉन्ड मानो, आगे बढ़ो। एंड द लास्ट पोस्टुलेट, हमने रेजोनेंस पढ़ा था, और रेजोनेंस पढ़ते वक्त हमने देखा था कि रेजोनेंस एक रियल में एग्जिस्ट करने वाला हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। और रेजोनेंस पढ़ने के लिए हमने कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए थे। तो अगर किसी एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा टाइप के कैनोनिकल फॉर्म्स हैं या रेजोनेटिंग फॉर्म्स है, तो ये VSEPR सब पर एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक पर होगा। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? दैट इट इज एप्लीकेबल for all the canonical या canonical को रेजोनेटिंग फॉर्म बोला जाता है। all the canonical और the resonating form of a Lewis structure of molecule। एक मॉलिक्यूल का अगर आपने लुइस स्ट्रक्चर बनाया है, एक से ज्यादा उसके कैनोनिकल फॉर्म्स दिख रहे हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल के दो फॉर्म है। फॉर एग्जांपल ओजोन, तो ओजोन के दो फॉर्म है, ओजोन के हमने दो फॉर्म्स पढ़े थे। आपने ये वाला पॉइंट लिख लिया क्या? ये वाला पॉइंट लिख लो जरा जल्दी से, ये वाला पॉइंट लिख लो जरा जल्दी से। लिख लिया? ओए ओ मेरे प्यारे बच्चों, गुलजारी लाल। चलिए, तो जैसे ओजोन की बात करें तो ओजोन में पहले ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फिर ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3 के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये ओजोन के दो लुइस स्ट्रक्चर हो गए।
तो VSEPR इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, VSEPR इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के लिए एप्लीकेबल हो, आप दोनों के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो। क्यों, क्या कारण है? याद करो, रेजोनेंस पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म्स बनाना है, वैसे तो ओजोन कैसा दिखेगा रियल में ओजोन ऐसा होगा, हर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड दिखेगा, लेकिन इसका एक कैनोनिकल फॉर्म एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म बनाने की हमारे पास में कंडीशन क्या थी? न्यूक्लियस यानी एटम सेम पोजीशन पे होने चाहिए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। यानी इसके अंदर अगर 1 2 3 बॉन्ड पेयर है तो इसके पास भी 3 बॉन्ड पेयर है, इसके पास जितने लोन पेयर होंगे उतने लोन पेयर इसके पास भी होने चाहिए, और उतने ही लोन पेयर इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी होने चाहिए। सब कुछ बराबर होना चाहिए, तभी कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। तो जब लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दोनों मॉलिक्यूल्स में बराबर है, तो फिर VSEPR थ्योरी भी तो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर काम कर रही है। तो अगर इसमें भी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं इसके, तो जैसी इस पर एप्लीकेबल होगी वैसी की वैसी इस पर एप्लीकेबल हो जाएगी, नो डाउट इन इट। क्या है बात समझ में आ गई? इतने सारे पॉइंट्स साइडविक एंड पोवेल ने हमें प्रोवाइड किए थे। क्या यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी? प्लीज इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। हो गया मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों। चलिए फिर साइडविक एंड पोवेल आगे बढ़े, और साइडविक एंड पोवेल ने एक बात हमें कही कि देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इन पॉइंट्स को माने तो हमारे पास में बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक चीज बताना भूल गए, साइडविक एंड पोवेल एक चीज बताना भूल गए, जिसे बाद में लेटर ऑन नियोम एंड गिलेस्पी नाम के साइंटिस्ट ने 1957 के अंदर एक स्टेटमेंट और ऐड किया। और इनका स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इन्होंने बोला, एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपकी थ्योरी में अभी तक नहीं आया था। अभी तक आप लोग क्या मान के चल रहे थे कि एक वैलेंस शेल के अंदर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नियोम एंड गिलेस्पी ने बोला, इमेजिन करो एक ए नाम का एटम है जिसके पास में एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से नियोम एंड गिलेस्पी ने हमें बोला। तो जब आप इस सेंट्रल एटम को एक स्फीयर की तरह इमेजिन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि सेंटर एटम के पास में एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहां पर इस तरीके से आपके पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इन्होंने बोला कि आप एक बात बताइए, इन दोनों में फर्क क्या है? तो जब फर्क देखा गया तो यह पाया गया कि ये जो बी नाम का एटम है, भाई ये भी एटम है, ये भी स्फेरिकल बॉडी है। तो जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द सेंट्रल एटम, यानी ये सेंट्रल एटम को भी बिलोंग कर रहे हैं। आप ये नीली वाली लाइन पर फोकस करो, एंड टू द अदर एटम एंड टू द अदर बॉन्डेड एटम, और जो दूसरा एटम उससे जुड़ा हुआ है उससे भी बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स ये जो आपका बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी को भी बिलोंग कर रहा है और ए को भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर हम पॉइंट नोट करेंगे दैट नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स ओनली टू द सेंट्रल एटम, ओनली टू द सेंट्रल एटम। अब मेरी एक बात समझना, जब ये लोन पेयर, अच्छा, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक नाम और क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब ये
अकेला जोड़ा होता है, इट इज द लोन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, एंड इनको बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड बनाने में काम करते हैं, ये बॉन्ड बनाने में काम नहीं करते। अब बेटा क्योंकि ये लोन पेयर जो होता है, ये लोन पेयर सिर्फ ए को बिलोंग करता है, तो इस लोन पेयर का सिर्फ एक ही घर है, कौन? ए। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर हैं, इनके दो घर हैं। ये बॉन्ड पेयर ए के पास भी है, ये बॉन्ड पेयर बी के पास भी है। तो अब एक बात सोचो, अगर आपके पास सिर्फ एक ही घर है और अगर आप अपने मम्मी पापा से तेज चलो तो आपको घर से निकालने का खतरा ज्यादा रहता है, और अगर घर से निकाल दिया तो कहीं और जा भी नहीं सकते। तो तुम क्या करोगे? तुम पूरी कोशिश करोगे कि मैं मेरे घर के अंदर बना रहूं। और ये तुम्हारे दो कजिन ब्रदर आ गए, मान लो घर में, ये तुम्हारे दो कजिन ब्रदर आ गए बॉन्ड पेयर, ये तुम हो लोन पेयर जो अपने घर में रह रहे हो, ये तुम्हारी मम्मी है या तुम्हारे पापा हैं, और ये कौन है? तुम्हारे दो कजिन आ गए, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर। अब तुम क्या करोगे? पूरी कोशिश करोगे इनको घर से भगाने की, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक ही घर है। अब अगर ये दोनों तुम्हारे घर में आ गए और तुम्हारे मम्मी की और पापा की बहुत जी जी हाँ हाँ करने लगे, घर के सारे काम करने लगे, और तुम्हारे मम्मी पापा उसकी तारीफ करने लगे, तुमको बुरा लगेगा, तुमको डर लगेगा, साला मेरे घर में आके हम ही से तेज चल रहा है, साला हमारा आदमी हो के हमारी काट रहा है। तो क्या करोगे आप इनको भगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास तो एक ही घर है। अच्छा, इनको अगर आप भगा भी दोगे तो इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके पास तो बी नाम का अपना खुद का घर भी है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ, साइंटिफिकली बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए नाम के एटम के पास होता है। इसका रिपल्शन ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा, ये हाईली रिपल्सिव नेचर का होगा। और बॉन्ड पेयर की बात करें तो इनका रिपल्सिव नेचर कम होगा, क्योंकि ये आधा सेंट्रल एटम के पास और आधा उससे अटैच्ड एटम के पास होता है। खुद सोचो ना, जो ए से थोड़ा दूर हो जाए, अब ये इलेक्ट्रॉन इस ए से बहुत दूर है, इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन तो ए को बिलोंग भी नहीं कर रहा है, ये तो असलियत में बी को बिलोंग कर रहा है। ये तो शेयरिंग की वजह से ए बोल रहा है कि मेरा है, तो ए को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा नहीं है, ये तो मैंने सामने वाले से शेयर किया, टेम्परेरीली लाया हूं मैं। तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से वैसे भी थोड़ा दूर होता है, इस वजह से उसका रिपल्शन, उसका रिपल्सिव नेचर वैलेंस शेल में दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करने की इसकी जो ताकत होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। क्या बात समझ में आई? और ये बात किसने बताई? नियोमैन गिलेस्पी ने। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो व्हाट नियोमैन गिलेस्पी एक्सप्लेन्ड अस, तो नियोमैन गिलेस्पी ने हमें एक बात बताई। क्या मैं इसे रब कर दूं? मैं अभी वापस इसको प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूं। सो लेटर ऑन नियोमैन गिलेस्पी suggested that the lone pair of electron belongs only to the central atom, but the bond pair of electron belongs to both the central and the attached atom, therefore lone pair electrons will show more repulsion as compared to द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ गई? लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा। और बच्चों ये देखा गया कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो लोन पेयर हैं, ऐसा भी तो हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो लोन पेयर हो। इमेजिन करो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो अगर किसी एटम के पास दो लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर और लोन पेयर, क्योंकि इनका रिपल्सिव नेचर ज्यादा होता है, इन दोनों के बीच का रिपल्शन मैक्सिमम होगा। जब दो लोन पेयर अगर पास आ गए तो ये एक दूसरे की 12 बजा देंगे, एक दूसरे को इतना भयंकर रिपल करेंगे कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। उसके बाद
लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन देखा जाता है। मतलब अगर किसी एटम में लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन देखा जाता है, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच का होता है। मतलब अगर एक एटम के अंदर दो लोन पेयर हैं तो सबसे ज्यादा रिपल्शन उन दोनों के बीच में होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और सबसे कम क्वांटिटी में रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। तो दिस इज द रिपल्शन ऑर्डर ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दिस वॉज गिवन बाय नियोम एंड गिलेस्पी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? तो गाइस आज के पार्ट में, इस पार्ट में आप बड़े आराम से VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट समझो। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे डायग्राम्स बनाकर देखेंगे और दो तरीके के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, जिसमें एक के अंदर लोन पेयर नहीं होंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, तो उनका शेप कैसा होगा। और फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होंगे, और फिर उसके अंदर देखेंगे कि उनके शेप्स में क्या बदलाव आएगा। तो गाइस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। VSEPR थ्योरी पार्ट 1 यहीं खत्म करते हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो ताकि अगला पार्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करो। तब तक चलिए बाय बाय, सायोनारा।